इस हफ्ते तुमने उसकी कहानी के 5 हिस्से देखे। वह निशान जिसने उसके चेहरे को जिंदगी भर के लिए बदल दिया, वह पहला वार जिसने उसे अपराध में धकेल दिया, वह दिन जब उसने पुलिस को खरीद लिया, वैलेंटाइन डे का नरसंहार, और आखिर में वह अजीब सी तस्वीर, एक दंतक थांव वाला गैंगस्टर अल्काट्राज की दीवारों के पीछे बैंजो बजाते हुए। लेकिन ये सारी झलकियां जोड़कर भी एक बड़े भाग्य के केवल टुकड़े हैं। तो एक पल लो, कल्पना करो कि हम दोनों शिकागो के एक धुएं से भरे बार में बैठे हैं। तुम्हारे सामने गिलास रखा है, हवा में तैरती जज की धुन, और मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि पूरा सफर, ब्रुकलिन के लड़के से लेकर शिकागो के गिरे हुए राजा तक। अल्फोंस गैब्रियल कैपोन का जन्म 17 जनवरी 1899 को ब्रुकलिन में हुआ। उसके माता पिता गैब्रिएले और टेरेसा नेपल्स, दक्षिण इटली से आए थे। पिता एक छोटा नाई का सैलून चलाते थे। माँ पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती थीं। साधारण, मेहनती, कैथोलिक प्रवासी जिन्होंने बेहतर जीवन की उम्मीद में अपना वतन छोड़ा था। अल 9 बच्चों के बीच बड़ा हुआ, एक बड़ा शोरगुल वाला जुड़ा हुआ घर, लेकिन एक गरीब मोहल्ले में बसा जहां हिंसा और गरीबी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा दे। उस समय का ब्रुकलिन मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतों जैसा नहीं था। वह था तंग गलियों का भूल भुलैया, भीड़-भाड़ वाले मकान, कोयले और पसीने की गंध। और बच्चों के लिए सड़क ही एक स्कूल थी। ऐसा स्कूल जहां झगड़े उतने ही आम थे जितने खेल। स्कूल में कैपोन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। वह तेज था, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी थी, लेकिन उसका स्वभाव विस्फोटक भी था। अक्सर उद्दंड, कभी कभी हिंसक, और 14 साल की उम्र में एक शिक्षक से झगड़े के बाद उसे हमेशा के लिए निकाल दिया गया। उसके बाद ना कि किताबें, ना स्कूल की बेंचें, सिर्फ सड़क और एक के बाद एक छोटे बेकार काम। जूते पॉलिश करना, सेल्समैन, पेपर कटर का प्रशिक्षु। कुछ भी उसकी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं करता था, क्योंकि तब भी कैपोन कुछ और सपने देखता था। वह अपने मोहल्ले से बड़ी जिंदगी का सपना देखता था। किशोरावस्था में ऑल कैपोन लाइब्रेरी में नहीं घूमता था, बल्कि ब्रुकलिन की गलियों में। वह स्थानीय गैंगों से जुड़ा और जल्दी ही मुक्कों और धमकियों की भाषा सीख गया। बहुत जल्द उसने एक शख्स, फ्रैंकी येल, का ध्यान खींचा, जो पूरे इलाके में मशहूर बार मालिक था। येल सिर्फ शराब खाना मालिक नहीं था, उसका गहरा रिश्ता संगठित अपराध से भी था, और वही कैपोन का एक तरह से गुरु बन गया। उसके आदेशों के तहत नौजवान अल ने सड़क के नियम सीखे। 2 सबक जिन्हें येल हमेशा दोहराता था: हिंसा तेज, साफ और बिना झिझक होनी चाहिए, और इस दुनिया में वफादारी की कीमत केवल तब तक है जब तक उससे फायदा हो। सरल, क्रूर नियम जिन्होंने कैपोन के पूरे करियर को आकार दिया। लेकिन ध्यान रहे, बनने वाले इस बदमाश के पीछे एक ऐसा नौजवान भी था जो प्यार कर सकता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मैरी से हुई, जिसे मे कहा जाता था। एक आयरिश कैथोलिक, एक असंभव सी कहानी, एक उग्र इतालवी लड़का और एक शांत धार्मिक परिवार की लड़की। 1918 में दोनों का विवाह हुआ, और शादी के कुछ ही दिन बाद मे ने उनके बेटे को जन्म दिया, अल्बर्ट फ्रांसिस, जिसे सब सोनी कहेंगे। अराजकता के बावजूद, खून और गैरकानूनी धंधों से भरे आने वाले वर्षों के बावजूद, मे और सोनी हमेशा उसका सहारा बने रहे। एक स्थायी ठिकाना, एक घर जहां खाने या मुस्कान के पल भर में ऑल कैपोन फिर से सिर्फ एक पति और पिता बन जाता था। 1919 एक नया कानून पूरे देश को हिला देता है। प्रोहिबिशन, निषेध। रातों रात शराब बनाना, बेचना या ले जाना गैर कानूनी हो जाता है। सरकार के लिए यह एक नैतिक जीत है। उन्हें लगता है कि परिवारों को बचाया जाएगा, समाज को शुद्ध किया जाएगा। लेकिन सड़कों पर कहानी कुछ और ही थी। जो एक धार्मिक मुहिम होनी चाहिए थी, वह एक विशाल काले बाजार में बदल गई, अब तक के सभी धंधों से कहीं ज्यादा फायदे का। और तभी एक नाम कैपोन की जिंदगी में गूंजता है: जॉनी टोरियो। शिकागो का एक माफिया, पहले से ही स्थापित, जिसे अपने पास मजबूत आदमियों की जरूरत थी। टोरियो ने कैपोन को बुलाया, और जवान ऑल ने एक पल भी नहीं सोचा। वह ब्रुकलिन छोड़ता है, ट्रेन में बैठता है और शिकागो की ओर निकल पड़ता है।
जब वह पहुंचता है, शहर बिल्कुल अलग दुनिया था। विशाल, उबलता हुआ, पूरी तरह भ्रष्ट, सैकड़ों गुप्त बार, गोदामों में भरा कनाडाई व्हिस्की, और हर मोहल्ला किसी न किसी गैंग का इलाका। एक महत्वाकांक्षी इंसान जैसे कैपोन के लिए यह एक खेल का मैदान और एक युद्ध भूमि थी। टोरियो की छाया में उसने जल्दी सीखा, स्पीकेजी की देखभाल करना, मुनाफा इकट्ठा करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सबसे बढ़कर एक सबक जो उसने हमेशा याद रखा, डर असरदार है लेकिन पैसा और भी बेहतर भ्रष्ट करता है। पुलिस वाले, जज, नेता, सबकी एक कीमत होती है, और अब कैपोन को पता है वह मुद्रा जो हर दरवाजा खोल देती है। 1925 में जॉनी टोरियो, उसका गुरु, हत्या के एक प्रयास में बाल बाल बच गया। जख्मी और थका हुआ, उसने समझ लिया कि उसका समय बीत चुका है। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया, कारोबार से संन्यास लेना और अपना साम्राज्य अपने युवा शागिर्द को सौंप देना। और इसी तरह अभी 30 का भी नहीं हुआ, ब्रुकलिन का यह लड़का शिकागो का निर्विवाद मालिक बन गया। अचानक पूरी शहर मानो उसकी हो गई। गोदाम कनाडाई व्हिस्की और तस्करी की जिनसे भरे पड़े थे। गुप्त बार लगातार बढ़ रहे थे, हर रात और ज्यादा जीवंत और ज्यादा भीड़-भाड़ वाले, और हर शाम डॉलर पागलपन की गति से ढेर होते चले जाते। लेकिन कैपोन जानता था कि सिर्फ हिंसा शांति की गारंटी नहीं देती, इसलिए उसने सबको खरीद लिया। पुलिस, जज, कुछ नेता, सभी को उनका हिस्सा मिलता। नोटों की गड्डियों से वह खामोशी, सुरक्षा और कभी-कभी मुस्कानें तक खरीद लेता। सड़कों पर अब वह खुलेआम दिखने लगा, बेहतरीन 3 पीस सूट, शिकारी मुस्कान, हाथ में शैंपेन का गिलास। जनता की नजर में वह एक सफल व्यापारी था, लेकिन सब सच्चाई जानते थे, गैर आधिकारिक रूप से वह शिकागो का राजा था। लेकिन जितना बड़ा राज, उतने ही दुश्मन बढ़ते जाते हैं। और 14 फरवरी 1929 को शिकागो दहशत में डूब गया। उस सुबह बग्स मोरन की गैंग के 7 आदमी, कैपोन के सबसे मजबूत दुश्मनों में से एक जमे हुए गैरेज में इकट्ठा हुए। अचानक 2 वर्दीधारी पुलिस वाले अंदर घुसे, उनके पीछे सिविल कपड़ों में साथी। आदमी मान गए और दीवार के सामने खड़े कर दिए गए। कुछ ही सेकंड में मशीन गनों की गोलियों की बरसात ने सन्नाटा तोड़ दिया। जब धुआं छोटा, जमीन खून से लाल हो चुकी थी। आधिकारिक तौर पर उस दिन कैपोन फ्लोरिडा में था, लेकिन किसी को धोखा नहीं हुआ। पूरा शिकागो समझ गया कि इतनी ठंडी, इतनी शानदार हत्या का आदेश सिर्फ वही दे सकता था। इस नरसंहार ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। अखबारों ने मामला पकड़ लिया, जनमत बदल गया। जिसे कुछ लोग अब भी चमकदार डाकू मानते थे, वह अब पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया। तब संघीय सरकार ने उसका शिकार शुरू किया। वे कैपोन को चाहते थे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस आदमी को कैसे गिराया जाए जिसने पुलिस, जजों और आदि स्थानीय राजनीति को खरीद लिया था? जवाब आया एक लगभग मामूली बात से, उसके टैक्स। क्योंकि कैपोन विलासिता में जीता था, कैडिलैक चलाता था, बड़े बड़े होटलों में दिखता था, लेकिन आधिकारिक रूप से टैक्स में लगभग कुछ भी नहीं दिखाता था, न आय न संपत्ति। जैसे शिकागो का सबसे अमीर आदमी $1 भी नहीं कमाता। कई महीनों तक संघीय जांचकर्ताओं ने सबूत ढूंढे, जल्दी जल्दी लिखे नोट्स, गुप्त बार के रजिस्टर, साथियों की गवाही। धीरे धीरे पजल पूरा हुआ और 1931 में उन्होंने उसे पकड़ लिया। न हत्या के लिए, न तस्करी के लिए, न नरसंहार के लिए, बल्कि टैक्स चोरी के लिए। फैसला साफ था, 11 साल की कैद। उस इंसान के लिए गहरा झटका जो खुद को अजय समझता था। कैपोन कई जेलों से गुजरा। इससे पहले कि 1934 में वह अल्काट्राज पहुंचा, वहां अब न दावतें थीं, न ही नोटों की गड्डियां। शिकागो का राजा अब सिर्फ एक कैदी नंबर बनकर रह गया। सिफिलिस उसे अंदर से खा रही थी, उसका दिमाग कमजोर पड़ रहा था, याददाश्त खो रही थी। कभी कभी उसे आंगन में देखा जाता था, हाथ में बैंजो लेकर, कैदियों के ऑर्केस्ट्रा में बेढंगे ढंग से कुछ सुर बजाते हुए। एक अजीब नजारा। अमेरिका का सबसे खौफनाक गैंगस्टर बस वक्त काटने के लिए संगीत बजाता हुआ। 1939 में उसे चिकित्सकीय कारणों से रिहा कर दिया गया। उसने अपने आखिरी साल फ्लोरिडा में बिताए, कमजोर, बीमार और भुला दिया गया। 25 जनवरी 1947 को अल कैपोन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह 48 साल का था। यह है अल कैपोन की कहानी। प्रवासी माता पिता का बेटा, ब्रुकलिन का एक लड़का जिसने प्रोहिबिशन का फायदा उठाकर
शिकागो का राजा बन गया, एक आदमी जिसने पुलिस, जज और नेताओं को खरीदा, जिसने लाखों कमाए और पूरी शहर पर राज किया। लेकिन उसकी कहानी एक सबक भी है। अपराध दौलत, ताकत, विलासिता दे सकता है, लेकिन ये कुछ बनाता नहीं। ये तोड़ता है, अलग करता है और अंत में हमेशा उन्हें पकड़ लेता है जो इसमें डूब जाते हैं। कैपोन सोचता था कि वह अजेय है, और फिर भी उसका अंत भुला दिए जाने, बीमारी और हाथ में बैंजले हुआ। सबूत की यहां तक कि परछाइयों के राजा भी आखिरकार गिर जाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी गैंगस्टर का पीछा करूं जो तुम्हारी नज़र में है, तो उसे कमेंट में लिखो और मैं खुशी से उस पर जांच करूंगा। अगले हफ्ते और भी क्रॉनिकल्स के लिए मिलते हैं। ये थे डिटेक्टिव आमिर खान। Got shots fired at the police. Shooters pussy emergency. You out. Got shots fired at the police. Shooters pussy emergency. You out the air.